नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, कमलनाथ के सीएम बनने के बाद खाली हुई अध्यक्ष की कुर्सी की। दिल्ली से लौटे सीएम कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर, सवर्ण आरक्षण कानून की जो गुजरात में लागू हो गया, लेकिन सीएम ने कहा है कि सभी से बात करने के बाद इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, व्यापम पर फिर से गरमाई है सियासत। मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम बदले जाने को लेकर अब सियासत गरमा गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री PC शर्मा ने ये कहकर माहौल को गरमा दिया कि व्यापम का नाम सुनकर लोग डरते हैं, इसलिए इसका नाम बदला जाना जरूरी है। तो इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और बालाघाट जिले की लांजी से विधायक हिना कांवरे एक सड़क हादसे में बाल बाल बची। हादसे के दौरान सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। मामले में नक्सलियों का एक धमकी भरा लेटर सामने आया, जिसमें प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने सभी 29 जिलों में प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। तो शाम 7 बजे तक की ये 5 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे सड़क हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले में शामिल सब इंस्पेक्टर समेत 4 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने के लिए सरकार ने तुरंत राहत का ऐलान किया, तो वहीं विपक्ष हादसे की जांच की मांग कर रहा है। इस बीच एक्सीडेंट का नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। मध्य प्रदेश की डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे बालाघाट से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गयीं, जिसमें हिना कांवरे तो बाल बाल बच गयीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। दरअसल गोंदिया रोड पर बालाघाट से 12 किलोमीटर दूर सालेटिका गाँव के पास एक बड़े ट्राले ने हिना कांवरे की फॉलो कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें SI हर्षवर्धन सोलंकी, प्रधान आरक्षक हामिद शेख, आरक्षक राहुल कोलार और ड्राइवर सचिन की मौत हो गई। पुलिस जवानों को शहीद का दर्जा देते हुए बालाघाट पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा किया है। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले की जाँच की मांग कर रहा है। चाहता हूँ कि हिना कांवरे जी से मेरी खुद की बात हुई है, वो एक दुर्घटना है और दुर्घटना जो घटी है, इसके बाद भी फिर कोई बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। दुर्घटना कैसे हुई, लापरवाही से हुई या कोई और इसके पीछे कुछ है, जांच करवानी चाहिए। तो पहले भी उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी दुखद था। वह भी उन्हीं की सरकार के समय हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। इधर हादसे का नक्सल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले हिना कांवरे को एक ऐसी चिट्ठी मिली थी, जिसमें नक्सलियों ने 20 लाख रुपए की मांग की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस हादसे के नक्सल कनेक्शन की जांच में जुट गई है। पिछले साल दिसंबर महीने में विधायक लांजी और विधायक मैयर दोनों को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है डाक के माध्यम से। उसमें कुछ अमाउंट मांगा गया है और क्लेम भी नक्सली दल का क्लेम किया हुआ था, और उसको वो दोनों चिट्ठी पुलिस को मिली थी। उसको बारीकी से हम जांच में रखे हैं और अभी भी जांच जारी है उसमें। इन सबके बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिना कांवरे से फोन करके हालचाल जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। नक्सल कनेक्शन के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस पूरे मामले में IBC 24 पूछ रहा है सवाल, नक्सल धमकी के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? हादसे का संबंध धमकी से क्या है? पुलिस ने धमकी को हल्के में क्यों लिया? धमकी सही है तो 4 जवानों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जो इस वक्त IBC 24 उठा रहा है कि नक्सल धमकी मिलने के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी और हादसे का धमकी से क्या संबंध है, क्योंकि धमकी भरा पत्र मिला था। पुलिस ने धमकी को हल्के में क्यों लिया? धमकी अगर सही है तो 4 जवानों की मौत का जिम्मेदार क्यों होगा?
तो जिस तरीके से नक्सल कनेक्शन की बात और चिट्ठी सामने आई है, उसके बाद ये अहम सवाल IBC 24 उठा रहा है। अगर धमकी सही है तो 4 जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? नक्सल धमकी के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? क्या पत्र को हल्के में लिया गया था? हादसे का धमकी के साथ क्या संबंध है? तो पुलिस ने धमकी को हल्के में क्यों लिया? ये एक बड़े सवाल हैं जो लगातार IBC 24 उठा रहा है। और इन सवालों के जवाब हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, राकेश चतुर्वेदी। राकेश, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि धमकी भरा पत्र अगर मिला था तो क्या उसे हल्के में ले लिया गया? आप बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद फिर ये खुलासा हुआ है कि आज से 7 दिन पहले हिना कांवरे जब विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं बनी थी तभी उनको धमकी मिली थी और नक्सलियों के नाम से जो पत्र जारी हुआ था उसमें 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाकायदा हिना कांवरे ने इसकी शिकायत बालाघाट जो है पुलिस उससे की थी। अब जब पूरा घटनाक्रम हो चुका है, 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद इस पत्र का खुलासा हुआ है। हालांकि 7 दिन बाद भी पुलिस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जो पत्र है ये नक्सलियों की ओर से जारी किया गया था या फिर किसी की शरारत है। वहीं हम पूरे मामले की बात करें तो पत्र को लेकर पुलिस की जवाबदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि हिना कांवरे, यदि हम परिवार की बात करें तो हिना कांवरे उस परिवार से आते हैं जिनके पिता जो कि पूर्व में मंत्री रहे थे। 1999 की बात है, दिग्विजय सिंह शासनकाल में हिना कांवरे के जो पिता लिखीराम कांवरे हैं वो मंत्री थे और नक्सलियों ने घर में घुसकर उनकी गला रेत कर हत्या की थी। यानी नक्सली जो है जो शिकार परिवार हो चुका है, उनके पिता की हत्या हो चुकी है और उनकी बेटी को पत्र मिलने के बाद भी पुलिस की इस तरह से जो लापरवाही हम इसको साफ तौर पर कह सकते हैं क्योंकि कोई एक्शन में जो है भूमिका में नहीं आए। पत्र मिला, बाकायदा उसकी जो है हाई प्रोफाइल जांच नहीं कराई गई और इंटेलिजेंस की बात करें उसको भी है पुख्ता जो है इसकी सूचना नहीं दी गई। हालांकि अब जब पूरा घटनाक्रम हुआ है, चूंकि हम पत्र की बात करें तो पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि 14 जनवरी तक का जो है समय दिया गया है और जो घटना है घटना ठीक 14 जनवरी की अलसुबह की है। तो ये जो तमाम इसको महज एक संयोग भी हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपस में जरूर कड़ियां जुड़ रही हैं। और पूरे मामले की बात करें तो अब जो है सरकार इस मामले को लेकर जो है एक्शन की भूमिका में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जो है खुद फोन कर हिना कांवरे से जो है, चूंकि वो बालाघाट में मौजूद है, उनसे चर्चा की थी और उनको पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का जो है आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही फिलहाल इसे जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें पुलिस अभी ये भी जो है पुख्ता जो है सबूत नहीं जुटा पाई है कि महज ये एक हादसा है या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या ये हमला था, क्या हिना कांवरे पर जो पत्र जो है जो धमकी भरा पत्र मिला था कि उसके खिलाफ कोई एक्शन है, फिलहाल ये जानकारी जो है राकेश ये हमला था, राकेश ये हमला था या हादसा था ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बात होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का प्रोफाइल रहा, जिस तरीके से उनके पिता के साथ में हुआ, उसके बाद में सुरक्षा में कहीं पर कोई चूक हुई? क्या सुरक्षा में और ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत थी? बिल्कुल साफ तौर पर जैसे मैंने बताया कि जो हिना कांवरे हैं उस परिवार से आती हैं जिनके पिता पूर्व में मंत्री थे, मंत्री रहे थे, उनकी गला रेत कर जो हत्या की गई थी और फिर उन्हीं की बेटी को नक्सलियों का पत्र मिलता है। और जिस तरह से पूरा जो पुलिस का रवैया रहा, साफ तौर पर ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद हिना कांवरे पहली बार अपने गृह जिले बालाघाट में जा रही थी। फॉलो गाड़ी की बात करें तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है। फॉलो गाड़ी जो है चूंकि विधानसभा उपाध्यक्ष बन चुकी थी इसलिए जो है उनके साथ गाड़ी थी, लेकिन जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, जिस तरह से नक्सलियों ने उनको धमकी दी थी, उसको लेकर जो है पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है। क्योंकि ये जो पत्र है 7 दिन पुराना है और जब वो विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं बनी थी तब उनको जो है किसी तरह की कोई सुरक्षा जो है खास तौर पर मुहैया नहीं कराई गई थी। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। रात के 12:30 बजे की घटना है और सिर्फ एक फॉलो गार्ड के सहारे जबकि उनको धमकी भरा पत्र मिला है। निश्चित तौर पर यह जो है पूरी प्रणाली पर, पूरी प्रक्रिया पर सवाल निश्चित तौर पर खड़े करता है। हालांकि अभी भी जो स्थिति बात करें, अब जरूर उनको जो है सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करा दी गई है। सरकार की ओर से खुद सीएम कमलनाथ ने उनसे चर्चा की है और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं यदि हिना कांवरे को पत्र मिलने के बाद पुलिस एक्शन की भूमिका में आती, पूरे मामले की पड़ताल होती, जांच होती, उनको जो सुरक्षा और मुहैया कराई जाती, तो हो सकता है कि वो पुलिसकर्मी, वो फॉलो गार्ड जो उनके साथ जो है तैनात थे, हो सकता है ये हादसा नहीं होता। हालांकि अभी हम ये भी कह सकते हैं कि 7 दिन पूरे मामले को बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी कोई हाई प्रोफाइल जांच नहीं हुई है। पत्र
अभी पुलिस 7 दिन बाद भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो किसी महज एक शरारत है या वाकई नक्सलियों की ओर से जो है इस तरह की धमकी दी गई थी, और ये धमकी दी गई थी तो फिर पुलिस का जो है रवैया क्या है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। सवाल कई जो है बड़े हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल अब जो पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस अब एक्शन की भूमिका में है और ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हादसा तो हो गया, लेकिन हादसा सिर्फ होके गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल वो खड़ा कर गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चला दिया और इसे गुजरात में लागू भी कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवर्णों को 10% आरक्षण लागू करने के फैसले को लेकर कहा कि वो सभी के साथ पहले इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तब ही कुछ फैसला लेंगे। गुजरात में 10% रिजर्वेशन लागू हो गया, मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे। इनकी नियत नहीं साफ, वो गंगा क्या साफ करेंगे? पहले तो अपनी नियत साफ करें तब गंगा साफ होगी। अब तय करेंगे, यहाँ सबसे चर्चा करके हम तय करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की सौगात दी है। इस मसौदे को भोपाल के पूर्व मेजर जनरल एसआर सिन्हा ने तैयार किया है। सिन्हा ने बताया कि सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। वैसे साल 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उन्हें साल 2006 में यूपीए सरकार ने इस मसौदे को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, जिस पर उन्होंने साल 2010 में केंद्र की यूपीए सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। सिन्हा ने इस खाके के लिए 28 स्टेट में विजिट किया। इस दौरान उन्होंने राज्यों के सीएम, राज्यपाल, ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओ से मुलाकात की और जाना कि सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कितने पिछड़ चुके हैं। कि हमने रिपोर्ट दी, 28 स्टेटों में हम गए और मैं जहां तक कहूंगा कि सारी स्टेटों में, 3 स्टेटों में तो साफ उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, पर मोस्टली स्टेटों में चीफ मिनिस्टर तक भी वो बहुत यानी एक किस्म से उनको संकोच हो रहा था कहने में। उन्होंने ये एक साफ मेरे से कहा कि हम तो होना चाहिए रिजर्वेशन, पर जो है हम ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। दिल्ली दौरे से लौटे कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा है। इधर प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल अजय सिंह को सोशल मीडिया पर बधाई मिल रही है। अजय सिंह ने इसे बदमाशी बताया और जाँच की मांग की। सर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने अभी आपके उसको कह दिया था सुबह। मैं प्लीज, अब ये किसकी बदमाशी थी इसको पता लगाना पड़ेगा। इसका जांच का विषय है कि कैसे सोशल मीडिया में इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम बदले जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने ये कहकर माहौल गरमा दिया कि व्यापम का नाम सुनकर लोग डरते हैं, इसलिए इसका नाम बदला जाना जरूरी है। ये भ्रष्टाचार पर्याय बन गया है। वहीं व्यापम के नाम पर बदले जाने पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि व्यापम का नाम बदले जाने से बेहतर होगा इसकी कार्यप्रणाली को बदला जाए और खामियां दूर की जाए। वहीं पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि हमने व्यवस्था में सुधार किया था, लेकिन व्यापम बंद करने के बाद दूसरी संस्था खोलने पर गुप्ता ने कहा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है सुविधाओं में सुधार किया जाए। अच्छा नाम हुआ है, भ्रष्टाचार का पर्याय हो गया और पहले भी नाम बदलने के कदम पूर्व सरकार ने उठाए थे, लेकिन अब क्योंकि पर्यायवाची हो गया भ्रष्टाचार का, तो उसका नाम कोई ऐसा नाम आ जाए जिससे लोगों को डर नहीं लगे। अभी लोगों से डरते हैं। संस्था कोई भी हो, गड़बड़ियां होती रहती हैं, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, उसी में सुधार करना चाहिए। बोर्ड बदलने से कोई कार्य पद्धति थोड़ी बदल जाएगी। व्यापम में जो कमियां थी हमने उसको दूर किया। व्यापम में जिनने गड़बड़ियां की उनको किसी को छोड़ा नहीं और उसको साफ सुथरा बनाया है। कांग्रेस के ज़माना कहीं दुर्भाग्य से फिर नहीं आ जाए कि सिफारिशों पर नियुक्ति होने लगे, उसको हमने दूर किया था, उस सिस्टम को बनाया था। उस सिस्टम की गड़बड़ी सामने आई तो उस पर कार्रवाई की है। तो वो नाम बदलना चाहें बदल लें, लेकिन काम ठीक हो, काम अच्छा हो और ज़्यादा पारदर्शी बनाए, ये हम जरूर चाहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दुबई में की जा रही बयानबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी देश में अप्रासंगिक हो गए हैं। राहुल और विपक्ष मोदी जी के 4 साल के कामकाज से डरे हुए हैं और राहुल गांधी को देश में जगह नहीं मिल रही, इसलिए विदेश में जाकर मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी हैसियत देखकर बोलना चाहिए। हैसियत से बाहर बोलेंगे तो और भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल गांधी देश में पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए। मोदी जी ने जो काम 4.5 वर्षों में किया और जो पारदर्शिता की क्रांति देश में आई है और जो भी बात कहना है वो अपनी हैसियत को देखकर उन्हें बोलना चाहिए। हैसियत के बाहर बोलेंगे तो वो और अप्रासंगिक होते जाएंगे। देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कोटे से सदस्यों के मनोनयन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। दरअसल एंग्लो इंडियन को मिले विशेषाधिकार को संविधान से मिले समानता के अधिकार के खिलाफ बताकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें संविधान में हुए 95 संशोधन को चुनौती दी गई। संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को दिए जाने वाले कोटे की सीमा 2020 तक बढ़ा दी गई है। संविधान के लागू होने के वक्त एंग्लो इंडियन समाज से विधानसभाओं में 1 और लोकसभा में 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान सिर्फ 10 सालों के लिए किया गया था, लेकिन इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा और संविधान में हुए 95 संशोधन में इसकी सीमा साल 2020 तक बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन उसे माना जाता है जो भारत में रहता हो लेकिन उसके पूर्वज यूरोपीय वंश के हों। भारत में सिर्फ एंग्लो इंडियन समाज ही ऐसा है जिसके सदस्यों को सीधे विधानसभा में विधायक और लोकसभा में सांसद के पद पर मनोनीत कर दिया जाता है। उन्हें आम विधायकों और सांसदों की तरह विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग के भी अधिकार रहते हैं। मूल चुनौती संविधान के 95 संशोधन को दी गई थी, जिसके तहत 331 और 333 में जो एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं उनको नॉमिनेट करने का प्रावधान है। लोकसभा में 331 और विधानसभा में 333। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसका कोई औचित्य नहीं है उसको देने का और हर बार शुल्क टाइप के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। विदिशा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने जनता से किए वादे पूरे करने की चुनौती है। गोपाल भार्गव ने कहा कि ये लूली लंगड़ी सरकार है जिसमें हार्ट किसी का लगा है तो किडनी किसी और की तो अंग किसी और के लगे हैं। गोपाल भार्गव ने कहा कि ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाने पर उन्होंने कहा कि इससे शिवराज सिंह का कद बढ़ा है। आपको बता दें कि गोपाल भार्गव सागर जा रहे थे। इस दौरान वो विदिशा में रुके जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गोपाल भार्गव ने अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। चुनौती तब कांग्रेस के सामने, सरकार के सामने, कर्ज को माफ करें किसानों के, बेरोजगारों के लिए, प्रदेश के 40 लाख बेरोजगारों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं नौजवान उनके लिए वो अपने कहने के अनुसार 4,000 रुपया महीना बेकारी भत्ता दें। कार बन गई, भले ही वह लूली लंगड़ी और मिलीजुली सरकार है, ना नहीं किया जा रहा। वो हमारे आदरणीय है, हमारे सम्माननीय है। पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक कथित रूप से मंडी में किसानों से अवैध वसूली करने वाले दलालों को जमकर फटकार लगा रही है। वायरल वीडियो हटा के बटियागढ़ मंडी का है। अपने खास अंदाज और दबंग छवि रखने वाली पथरिया की लेडी सिंघम बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार किसानों की शिकायत पर मंडी निरीक्षण के लिए पहुंची और समर्थन मूल्य पर किसानों से अवैध वसूली के आरोप में मंडी में प्राइवेट रूप से सर्वेयरों के साथ कार्य कर रहे 2 युवकों को फटकार लगाते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विधायक ने दोनों दलालों को पकड़ने के बाद बटियागढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया। जिस समय विधायक दलाल को फटकार लगा रही थी उसी समय किसी ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंडी में बैठो आप जाओ किसानों के साथ दलाली गाड़ी में लगती किसानों के साथ अत्याचार कर रहे।
हटा के पथरिया से विधायक और बीएसपी नेता रामबाई सिंह ने वायरल वीडियो के मामले में मीडिया के सामने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां भी तल्ख लहजे में कहा कि किसानों के साथ अन्याय और गलत करने वाले कर्मचारियों को गाली देने और मारने की सीधी चेतावनी दी है। रामबाई का कहना है कि जनता के साथ गलत होगा तो मैं कुछ भी करूंगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक रामबाई बटियागढ़ मंडी में किसानों से वसूली के आरोप में 2 लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए गाड़ी में बैठाती दिख रही हैं, उसके बाद थाने ले जाती हैं। बिल्कुल गाली देंगे, हम गाली भी देंगे, मारेंगे भी। मुझे किसी का डर है क्या? जनता के साथ गलत होगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। बिल्कुल गाली देंगे, हम गाली भी देंगे, मारेंगे भी। मुझे किसी का डर है क्या? जनता के साथ गलत होगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। 2 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हुई कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डांगरे मामले में पुलिस के खुलासे के बाद ट्विंकल के परिजनों ने मीडिया से बातचीत की। ट्विंकल के परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या वजह थी कि पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए इतना समय लगा दिया। ट्विंकल की मां ने कहा कि आरोपी जगदीश ने ट्विंकल को नशीला पदार्थ खिलाकर शोषण किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के पास जबरन ट्विंकल को भेजता रहा। परिजनों ने पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर भी शोषण करने का आरोप लगाया। ट्विंकल की मां ने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी आवेदन देनी गई थी, लेकिन सुदर्शन गुप्ता ने उन्हें आवेदन देने से रोक लिया। वहीं सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिस को मामले की ठीक से जांच करने के निर्देश दिए हैं। मेरी बेटी का हर कहीं शोषण करवाता गया, हर कहीं भेजता रहा उसको, और सुदर्शन गुप्ता भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। एयरपोर्ट पे मैं सीएम साहब से मिलने गई थी, 19 तारीख थी उस रोज, 19 दिसंबर, क्योंकि हम 4 बार वहाँ गए थे तो वो मिले नहीं थे। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ हमको पता लगा था तो हम एयरपोर्ट पे मिलने गए। मेरे साथ कई लोग और भी थे। तो मैंने बोला था साहब ये मेरी बेटी पूरे पिछले साल 2 महीने से गायब है। तो उन लोगों ने सिर्फ आवेदन लिया था, लेकिन उस टाइम सुदर्शन गुप्ता वहाँ खड़ा था और सुदर्शन गुप्ता मेरे हस्बैंड को हाथ पकड़ के लेके गया। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप उस टाइम की 19 दिसंबर की रिकॉर्डिंग वहाँ की देखोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर आएगा कि मेरे हस्बैंड को ट्विंकल के पापा को पकड़ के लेके गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।